वेलकम टू माय चैनल हिना असलम ऑफिशियल्स। अपने नए नावल में बरसों का मुसाफिर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मैं बरसों का मुसाफिर एक बूढ़े शख्स की ख्वाहिशों की ऐसी दास्तान है जो इससे पहले आपने कभी पढ़ी या सुनी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। आज किस्त नंबर 26 है। अंकल, मुझे आपसे थोड़ा सा डर लग रहा है, आप थोड़े गुस्से वाले लगते हैं, लड़की साफ कोई से बोली। निगाहों में अब भी शरारत थी। आप तो मुझे कोई रिवायती से वडीरे लग रहे हैं। मैंने सुना है फ्यूडल लॉर्ड्स बहुत ख़तरनाक होते हैं। लड़की ने खौफजदा होने की एक्टिंग की। सुना तो आपने ठीक है, लेकिन वो इंसानी गोश्त पसंद नहीं करते। दिलावर की बात पर वो थोड़ी सी शर्मिंदा हुई। नहीं अंकल, मेरा ये मतलब नहीं था। ओके बेटे, अगर आप इजाज़त दें तो अब हम चले जाएं, हमें देर हो रही है। क्यों अंकल, क्या बच्चे घर में अकेले हैं? लड़की ने फिर से सवाल किया। नहीं, अभी हमारे बच्चे नहीं हैं। अंकल, आपके बच्चे होने तो चाहिए थे। लड़की दिलावर की बात पर हैरान होते हुए बोली। होने तो चाहिए थे मगर हुए नहीं हैं। शायद आप दुआ करो तो कोई बात बन जाए। दिलावर को भी इस बतूनी सी लड़की से बात करके अब मज़ा आ रहा था। शीरी, मेरा ख्याल है हमारा खाना ठंडा हो रहा है। दूसरी लड़की ने इसे टोका। अच्छा, खुदा हाफिज़, मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। दिलावर ने उस लड़की को खुदा हाफिज़ कहते हुए ज़रबख्त का हाथ पकड़ लिया। तो उसके बार बार हाथ पकड़ने से नर्वस हो रही थी। पता नहीं कब तक इस पर मेहरबान था। ज़रबख्त को ये लम्हे बड़े गनीमत लग रहे थे। जब वो घर आए तो रात के 11 बज चुके थे। ज़रबख्त बहुत थक चुकी थी। ज़रबख्त, जो कॉफ़ी बना लो, बड़ी थकन हो रही है। दिलावर थका थका सा बोला और सोफ़े पर लेट गया। लेकिन मुझे किचन का पता नहीं है। तो ढूंढ लो, ये कौन सा मुश्किल काम है? घर के किसी कोने में तो होगा ना। वो बंद आंखों से ही बोला। आप मुझे एक दफ़ा दिखा दें, फिर मैं खुद ही चली जाया करूँगी। वो झिझक कर बोली। वैसे तुम इधर हो कितने दिन? सिर्फ कल शाम तक। ये बकौल तुम्हारे जिसके लिए ख़रीदा गया है। ज़ाहिर है किचन पर भी उसी का कब्ज़ा होगा। वो इसके साथ चलता हुआ बोला। ज़रबख्त की आंखों के सामने तारीक सा साया लहराया। चेहरे का रंग मुतगैर हो गया, मगर बोली कुछ नहीं। दिलावर इसे किचन में ले आया। जब तक वो कॉफ़ी बना रही थी वो वहीं बैठा रहा। मैं बैठा हुआ हूँ, कहीं तुम वापसी का रास्ता न भूल जाओ। दिलावर की बात ने उसे तकलीफ़ दी। वो इसे जता रहा था कि इस घर पर उसका कोई हक नहीं है। उसने कॉफ़ी बनाकर इसके सामने रख दी। खुद खड़ी रही। बैठ जाओ ज़रबख्त। वो इसके कहने पर कुर्सी पर बैठ गई। लगता है आंखें बरसने को फिर बेताब हैं। वो मुस्कुरा कर बोला। आंखों की तरफ देखा जहाँ नमी तैर रही थी। मैं तो मजाक कर रहा था। इस घर पर तुम्हारा पूरा हक है। ये मैंने अबीहा के नाम नहीं किया। कॉफ़ी का घूंट पीते हुए बोला। ज़रबख्त ने मेज़ पर अपनी दोनों हथेलियाँ रख दी और फिर इन पर अपना सर रख दिया। वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। जैसे ही इसने आंखें बंद की, फ़ौरन नींद आ गई। बालों की एक आवारा लिट दुपट्टे से बाहर निकल आई। दिलावर का बेख्तियार दिल चाहा कि इस लिट को छुए, मगर इसने अपने दिल को बेख्तियार कब होने दिया था? ज़िंदगी में पहली बार दुपट्टे से बाहर उसके बालों को देख रहा था। दिलावर ने उसे नज़रें हटा ली। ज़रबख्त, उठ जाओ, आज इधर ही सोने का इरादा है। ज़रबख्त को इसकी आवाज़ कहीं दूर से सुनाई दी, मगर वो आंखें मसलती हुई उठ गई। चलो कमरे में जाकर सो जाओ। बच्चों की तरह जहाँ बैठती हो वहीं सो जाती हो। नींद की कितनी कच्ची हो। मगर वो इसे क्या बताती कि वो रात को सो नहीं पाई थी। कॉफ़ी वाला मग धोकर वो इसके साथ आ गई। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे उठा लेना और दरवाज़ा लॉक कर लेना। इसके कहने पर ज़रबख्त ने इस बात में सर हिला दिया। जब तक ज़रबख्त ने अपना कमरा लॉक न किया तब तक वो वहीं खड़ा रहा। ज़रबख्त ने सुबह की नमाज़ पढ़कर दिलावर के लिए चाय बनाई और उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दिलावर ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। ये चाय ले लें। वो चाय टेबल पर रखती हुई बोली। तो तुम इधर भी अपनी ड्यूटी नहीं भूली हो? ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। जगह बदल जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? जाने के लिए मुड़ी, अब कहाँ जा रही? वो इसे जाता हुए देखते हुए बोला। नाश्ता बनाने जा रही हूँ। मुड़े बगैर बोली। अभी से नाश्ता बनाकर क्या करना है? और वैसे भी शेफ़ नाश्ता तैयार कर लेगा। तुम बैग में से मेरे कपड़े निकाल कर प्रेस कर दो।
جی اچھا کون سے کروں؟ وہ بیگ کھولے پوچھ رہی تھی۔ کوئی شلوار قمیض کر دو۔ وہ حیران ہوئی، مگر آپ نے تو میٹنگ میں جانا ہے، تو شلوار قمیض کیوں پہن کے جا رہے ہیں؟ وہ اپنی حیرانی چھپا نہ سکی۔ میری تو کوئی میٹنگ نہیں ہے، ابھی تو پارٹی میں مشورے ہو رہے ہیں، وزارتیں کنفرم ہوں گی تو میٹنگ بلائی جائے گی۔ وہ مسکرا کر بتا رہا تھا، مگر آپ نے تو بابا جان سے کچھ اور کہا تھا۔ جھوٹ بولنا غلط بات ہے۔ وہ بیگ بند کرتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ کی خواہش کبھی کبھی جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتی ہے، مگر آپ کو بابا جان سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اگر میں جھوٹ نہ بولتا تو تمہاری بدگمانی کیسے دور کرتا؟ اور ویسے بھی میں فارغ تھا، باقی لوگوں کو تو کام چھوڑ کر آنا پڑتا۔ مگر آپ کو بابا جان سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ کس بحث میں الجھ گئی ہو زربفت؟ تمہارا کام ہو گیا، تم آم کھاؤ، پیٹ گننے کیوں بیٹھ گئی ہو؟ وہ چائے پیتا ہوا بولا، تمہیں پتہ ہے نا، مرد سے بحث کرتی عورتیں مجھے کبھی بھی اچھی نہیں لگی۔ یہ بحث نہ کیا کرو، بابا جان کو جواب دہ میں ہوں، تم نہیں۔ تم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، بس تم آرام سے کانفرنس اٹینڈ کرو اور میرے ساتھ بیتے لمحوں کو انجوائے کرو اور کچھ مت سوچو۔ سوچنے کے لیے میں ہوں نا، اور مجھے اطمینان سے چائے پینے دو۔ زربفت اس کی بات سن کر دوبارہ کوئی بات کیے بغیر کپڑے اٹھا کر چلی گئی۔ اسے پتہ تھا اگر اس نے مزید بحث کی تو اس کا موڈ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ناشتہ بنانے کچن میں آئی تو وہاں شیف پہلے سے موجود تھا۔ آپ باہر چلے جائیں، میں ناشتہ خود بنا لوں گی۔ وہ اس کی بات پر حیران ہوا، لیکن بی بی جی، میں نے کہا نا آپ جائیں، میں ناشتہ خود بنا لوں گی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس نے ناشتہ بنا کر میز پر لگایا اور دلاور کا انتظار کرنے لگی۔ ناشتہ تم نے بنایا ہے؟ دلاور کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جی، آپ نے یہ شیف کیوں رکھا ہے؟ زربفت کے سوال پر دلاور کو ایک لمحے کے لیے حیرانگی ہوئی۔ ظاہر ہے میاں نے کبھی کھانا نہیں بنایا اور نہ اسے کھانا بنانا آتا ہے، پھر شیف کوئی رکھنا تھا۔ وہ لمبی سانس کھینچ کر اسے بتانے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کو کھانا بنانا نہ آئے؟ وہ اس کی پلیٹ میں پراٹھا رکھتی ہوئی بولی، ہوتی ہیں کچھ عورتیں ایسی بھی۔ چھوڑو تم اس بحث کو، ناشتہ کرو۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آئے تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔